नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया से अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग संविधान की अगली सीरीज पढ़ेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाएँगे और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन, ठीक है? संविधान संशोधन पर आपको 3 या 4 वीडियो हम आपको देंगे, क्लास देंगे। आज तो हम आप ये समझेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है और संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है और जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जिसके द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, वो कैसे काम करता है और कितने प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, किन-किन बहुमत के द्वारा होते हैं, अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, प्रमुख संविधान संशोधन कौन-कौन से हैं और परीक्षा में अभी तक कौन-कौन से संविधान संशोधन पूछे गए हैं, ये पूरा टॉपिक आपको हम कवर कराएँगे। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे, पीसीएस के या फिर आरओ के आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी में यहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, प्रमुख कौन-कौन से हैं और 99 के बाद यानी कि 99 संशोधन के बाद कितने संशोधन अभी जो वर्तमान में करंट में हुए हैं, वो किससे-किससे रिलेटेड हैं, उनमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर एक आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए संविधान संशोधन किया गया था, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है? और आपका जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। तो ये सब आपको भी बताएँगे हम एक अलग से वीडियो में। आज हम लोग ये समझेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे संविधान संशोधन किया जाता है, क्या तरीके होते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आपकी 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा है और 22 दिसंबर को आपकी समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है। इसके पहले आपको हम ये भी बता चुके हैं कि ये परीक्षाएं अब कैसे-कैसे होंगी, कितने शिफ्ट में होंगी, उनका टाइम टेबल क्या होगा, ठीक है? इससे जस्ट पहले का वीडियो आपको मिला होगा, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को आपकी आरओ की परीक्षा होनी है और 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को आपकी पीसीएस की परीक्षा होनी है। 2-2 दिनों में ये परीक्षाएं होंगी। चूंकि विद्यार्थियों की प्रतियोगियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आयोग जो है जो अच्छे सेंटर सिर्फ उन्हीं को बना रहा है, मतलब इंटीरियर के सेंटर या गांव ग्रामीण के सेंटर को नहीं ले रहा है, ठीक है? तो अभी कुछ ऑफिशियल ऐसा नहीं आया है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और विद्यालयों से सहमति वगैरह मांगी जा रही है, ठीक है? और इसके लिए टेस्ट सीरीज आरओ के लिए और पीसीएस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज जीएस और हिंदी की सीसेट की सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक हिंदी की अलग से सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की अलग चल रही है। तो आप लोग क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर के डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डीपी एडुकेयर, ठीक है? यहाँ से आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी अच्छी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, गोल्डन ऑफर है आपके पास अधिकारी बनने का। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, बहुत मेहनत करिए, बहुत पढ़ाई करिए, बहुत तैयारी करिए, समय दीजिए पढ़ाई के ऊपर, ठीक है? और किसी प्रकार की कमी हो, जो भी कोर्स आपको जो है ज्वाइन करने हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो या फुल कोर्स हो या मेंस के लिए तैयारी आपको करनी है, तो आप जा करके जो है यहाँ पर जाइए और वहां से एप्लीकेशन से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये संविधान संशोधन का पार्ट 1 है, ठीक है? पीसीएस आरओ, हाई कोर्ट आरओ, बीओ, लोअर हाई कोर्ट सबके लिए, टीजीटी पीडी, ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे समय पीसीएस और बेसिकली आरओ के लिए, ठीक है? तो उसी हिसाब से जो मटेरियल है इसमें आपको हम डालते हैं और आपको देते हैं, ताकि जो आपके प्रश्न है परीक्षा में वो गलत ना हो और जहां-जहां से अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को फोकस कर रहे हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब वक्त है सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करने का, उन चीजों को पढ़ने का जो परीक्षा में बार-बार पूछी जाती हैं और जानबूझकर आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो हमारा मूल फोकस इसी बात को लेकर के है कि आपके जो आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं,
थोड़ी सी जानकारी के अभाव में या थोड़ी सी रिवीजन के अभाव में जो गलत हो जाते हैं, आपने पढ़ा तो है लेकिन रिवीजन नहीं की, और रिवीजन ना करने की वजह से कंफ्यूजन में वो आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। आपको पता था कि 4 विकल्प में से 2 तो गलत है ही हैं, लेकिन 2 विकल्प में आकर के आप अंत में कंफ्यूज हो गए और क्या हुआ, वो आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो गया। पॉजिटिव नंबर मिलने के बजाय आपको नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं और क्या होता है, आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। तो ऐसी कमियों को हम दूर करने के लिए आपके साथ खड़े हैं और समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। चलिए शुरुआत करें हम लोग। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान के भाग 20 में दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 368 368 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भाग 20 है, आर्टिकल 368 है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये जो दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का संविधान है, वहां से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है हमारे भारतीय संविधान में। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बात यह है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ना तो लचीली है, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की तरह। जो ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत लचीली है, मतलब बड़े आराम से वहां संशोधन किया जा सकता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीली भी नहीं है और ना ही अमेरिका के संविधान की तरह बहुत कठोर है। यानी कि अमेरिका के संविधान में अगर संशोधन करना है तो बड़ा हैट्रिक काम है ये, मतलब बहुत सारी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जाकर के, यानी कि सबसे ज्यादा कठोर प्रक्रिया जो संविधान संशोधन की है वो अमेरिका के संविधान में है, और जो सबसे आसान प्रक्रिया है वो आपकी ब्रिटेन के संविधान में है। यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया सबसे कठोर कहां पर है, अमेरिका में बताएंगे, यूएसए में, और सबसे लचीली या सबसे साधारण कहां पर है, ब्रिटेन में। लेकिन जो भारत की संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसमें इन दोनों का सम्मिश्रण है, यानी कि ना तो बहुत लचीली है और ना ही बहुत कठिन है, ठीक है। यानी कि ऐसे मतलब कि चलते फिरते संशोधन कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े और तब संशोधन हो, ऐसा भी नहीं है। सम्मिश्रण है दोनों का, ठीक है, यानी कि बीच का माहौल है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो संविधान संशोधन है वो 3 प्रकार के बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के बहुमत के द्वारा इसको किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति, ठीक है। तो सबसे कठिन है वो यही है। तो 3 प्रकार के द्वारा, 3 प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, और संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति के द्वारा हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है इसको हम समझ लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, अब इसको हम समझ लेते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। पहले हम समझेंगे साधारण बहुमत को, ठीक है, कि साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि 50% प्लस 1, ठीक है। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे कि लोकसभा में या विधानसभा में जो सरकार बनती है वो भी साधारण बहुमत के द्वारा होती है, ठीक है। लेकिन जैसे देखिए ये आपकी लोकसभा में जो सीटें कितनी हैं, 543 सीटें हैं, है ना, 543 है। 543 का कितना हो गया, आपका जो है 200, कितना हो गया 543 का आधा, 543, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, 4 2 सत्ते 14, ठीक है। मतलब कि लगभग 273 के आसपास बहुमत आपका बनता है, ठीक है। तो ये बहुमत आपका चाहिए 50 प्लस 1, यानी कि 50% प्लस 1, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि आधे से अधिक, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो आधे से अधिक, ठीक है।
आधे से अधिक जो है बहुमत अगर हो जाता है तो फिर उसे कहा जाता है साधारण बहुमत। यानी कि अगर 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, तो अगर किसी के पास 51 सीटें हैं तो क्या है, वो बहुमत मान लिया जाता है। यानी कि 50+1, 50+1 कर लीजिए, या बेसिकली 50% कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, मान लो चूंकि 100 है तब तो 50 हो गया। मान लो 200 है, 230 है, 248 है, 276 है, इस तरह का होगा तो फिर तो वहां पर सीधे सीधे जो है एक चीज अपनाई जाती है, वो होता है 50%+1। ठीक है, यानी कि आधे से अधिक, कुल का आधे से अधिक, यानी कि जितने लोग सदन में उपस्थित हैं, सदन मतलब राज्यसभा या फिर लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा या फिर लोकसभा, क्योंकि संशोधन वहीं से होता है, संसद ही करती है, अंतिम मोहर लगती है आपकी राष्ट्रपति की। ठीक, तो सदन में अब वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, अभी आपको लास्ट में बताएंगे, जो संशोधन की प्रक्रिया है ये अलग अलग इसमें वोटिंग होती है। लोकसभा में अलग वोटिंग होगी और राज्यसभा में अलग होगी। यानी कि यहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि अगर मामला फंस गया है तो संयुक्त बैठक करा ली जाए, ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है संविधान संशोधन के केस में। ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग होना चाहिए पास। ठीक है, राज्यसभा में अलग बहुमत होना चाहिए और लोकसभा में अलग होना चाहिए। ठीक है, तब दोनों जगह 50%+1 हो जाता है तो उसे साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन मान लिया जाता है। आगे कुछ और देख लेते हैं इसी के बारे में। साधारण बहुमत द्वारा होने वाला संविधान संशोधन साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान है। ऐसे संशोधनों पर अनुच्छेद 368 के तहत विचार नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन किया गया है, ये तो है तो संविधान संशोधन, लेकिन इसको संविधान संशोधन के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि क्या है, एक साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया है। क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा अगर संविधान संशोधन किया जाता है तो इसको साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के समान माना जाता है, वास्तव में इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ये इसका एक जो है विशेष रीजन है। ठीक है, यानी कि इसको हम 368 अनुच्छेद 368 के तहत पर विचार ही नहीं किया जाएगा, यानी कि वास्तव में संविधान संशोधन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधारण बहुमत के द्वारा हुआ है। जैसे समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। नए राज्यों का प्रवेश करना हो या फिर स्थापना करनी हो। ठीक है, यहां पर एक सिक्किम अपवाद है, चूंकि सिक्किम एक नए राज्य के रूप में भारत में प्रवेश कराया गया था। ठीक है, किसी को काट पीट के नहीं बनाई, प्रवेश कराया गया था। ठीक है, यहां पर अब आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो सिक्किम है, सिक्किम, ठीक, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत का राज्य बनाया गया था, या भारत का अंग बनाया गया था, या भारत का राज्य बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? यह प्रश्न एक बार नहीं हजारों बार पीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं में पूछा गया है, एक बार नहीं हजारों बार। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बनाया गया था? यहां पर सिक्किम से रिलेटेड, ये भी आपको हिंट दे दूं, सिक्किम से रिलेटेड 2 संविधान संशोधन हैं। ठीक है, और दोनों का आपको जिक्र करना है कि पहले के द्वारा क्या किया गया और दूसरे के द्वारा क्या किया गया। ठीक है, 2 संविधान संशोधन है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर जब प्रश्न पूछा जाता है तब आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हम आंसर लगाएं। दोनों विकल्प दिए होते हैं लेकिन प्रश्न में स्पष्ट लिखा होता है, प्रश्न में स्पष्ट लिखा होता है कि वो कब जो है शामिल किया गया और कब उसे पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, एक संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया था, यानी प्रवेश कराया गया था, और दूसरे यानी कि अगले संविधान संशोधन के द्वारा उसको भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर 2 संविधान संशोधन है, वो आपको बताने हैं कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश अगर कराना हो या स्थापना, यहां पर सिक्किम अपवाद है। वैसे अगर इसे अब देखिए, नए राज्यों का निर्माण करना हो, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं में या फिर नामों में परिवर्तन करना हो,
तो संविधान संशोधन नहीं होता है। जैसे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना था, भारत का शायद 29वां राज्य था, आई थिंक, अगर मैं सही हूं, शायद 29वां राज्य था तेलंगाना। 2 जून 2014 को एक राज्य बना था, लेकिन संविधान संशोधन नहीं हुआ। उत्तराखंड 2000 में नया राज्य बना, झारखंड और ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, 2000 में 3 राज्य बने थे, ठीक है। अगर ये इसका जरा क्रम बता दीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था। पहले 25 राज्य थे, पर 28 हो गए, ठीक है। तो जरा बताइएगा, और तीनों राज्य 2000 में बने थे, झारखंड भी, छत्तीसगढ़ भी और उत्तराखंड भी। जरा इनका क्रम बताइएगा कि जो है इनका क्रम क्या है, पहले जो है कौन बना था, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ये क्रम भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण करना हो, मौजूदा राज्य है उसकी सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या नाम में परिवर्तन करना हो, तब भी क्या होगा, साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन हो जाएगा, जिसको संविधान संशोधन वास्तव में नहीं माना जाएगा। राज्य विधान परिषदों का उत्साधन या फिर सृजन, ठीक है। एक प्रश्न आपसे और पूछ लेता हूं, ऐसे मन कर रहा है, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अर्थात वर्तमान में कितने राज्यों में अभी विधान परिषद है। मैं मौजूदा की बात कर रहा हूं, या तो संख्या बताइए कि कितने राज्यों में, अगर आपको वास्तव में आता है, ठीक है, तो बताइए, फिर उन राज्यों के नाम भी लिख दीजिए, ठीक है। क्या करना है, अगर आपको संख्या आती कि इतने राज्यों में विधान परिषद है, अगर उन राज्यों के नाम भी पता है तो वो भी आप लिख दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट करिएगा इस पर, ठीक है। देखिए, अगर हमको सिर्फ सुनते रहेंगे तो क्या होगा ना कि मतलब आपको एकदम से थोड़ा सा मतलब एक निठल्लेपन की आदत पड़ जाएगी, सुनने की सिर्फ आदत पड़ जाएगी। कुछ आप भी करिए, हम ऐसा नहीं, हमको पता नहीं, हम बता नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी थोड़े से एक्टिव रहें। जब भी क्लास आप देखने बैठे, जब भी वीडियो आप ओपन करें, तो थोड़ा सा अपने दिमाग की इंद्रियों को खोल लें, दिमाग को एक्टिव कर लें, ठीक है। 4 बात अगर मैं आपको बताऊंगा, एक बात अगर आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ कमेंट अच्छा सा करेंगे, तो उसमें कहना कि लगेगा कि हाँ, वास्तव में आप क्लास का आनंद ले रहे हैं और वास्तव में जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। जैसे ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में भी यही होता है, ठीक है, कि आप एक अगर मूक दर्शक बन के बैठे रहेंगे और जो टीचर पढ़ा के गया आपने पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें अपनी भागीदारी बनाइए, उसमें शामिल होइए, ठीक है। मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, या फिर जो टीचर ने पढ़ाया है उसमें अगर आप कुछ अतिरिक्त जोड़ना चाहते हैं, आपके पास अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी है, आप उसमें जोड़िए। टीचर को भी खुशी होती है कि वाह देखो हमारे स्टूडेंट कितने जागरूक हैं, मतलब वो हमारे साथ एकदम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, मतलब मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई, छूट रही थी, तो देखो बच्चों ने उस चीज को ऐड कर दिया। ये बड़ा अच्छा होता है, क्लास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप कमेंट करते हैं ना, ऐसा नहीं मैं सिर्फ मैं पढ़ता हूं, मैं तो पढ़ता ही हूं, हमारी टीम भी पढ़ती है, साथ साथ जितने लोग वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट पढ़ते हैं, और मैं देखता हूं कि कमेंट के ऊपर कमेंट रिप्लाई होता है, लोग आपस में डिस्कस वहां पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका कमेंट भी मायने रखता है, ऐसा नहीं है। तो एक बढ़िया सा अच्छा सा हमेशा हर वीडियो पर कमेंट किया करिए, कहीं पर भी कुछ भी अच्छा। चलिए, तो राज्य विधान परिषद जो है उनका उत्साधन यानी कि खत्म करना हो या फिर नई विधान परिषद का सृजन करना हो, तो कैसे होगा, साधारण बहुमत के द्वारा होगा। किस अनुच्छेद के तहत, 169 अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, या फिर अगर है तो उसका उत्साधन यानी कि निरसन यानी कि खत्म भी की जा सकती है, लेकिन वो होगा साधारण बहुमत के द्वारा। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। नागरिकता, अगर नागरिकता की अधिग्रहण व समाप्ति यानी कि अगर कोई नागरिकता को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, या फिर किसी की नागरिकता किन्हीं कारणों से समाप्त की जाती है, तो भी जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत के द्वारा होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, चाहे वो लोकसभा के हों
या फिर आपके राज्यसभा के हों या फिर विधानसभाओं के हों, जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका अगर परिसीमन करना हो तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, अगर सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करना है, बढ़ाना है या फिर घटाना है, तो ये भी साधारण बहुमत के द्वारा की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 3 बढ़ाई गई थी। पहले 31 थे और 2019 में ये जो है 34 कर दी गई। लेकिन किसी प्रकार का कोई आप संविधान संशोधन का जिक्र नहीं सुनेंगे कि इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, क्योंकि ये जितने भी साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं, वास्तव में इनको संविधान संशोधन का नाम ही नहीं दिया जाता है। एक अगर सिक्के माला छोड़ दें या कुछ और एकाध ऐसी अब बात शुरू होंगे, लेकिन हमने जितनी चीजें आप एग्जाम्पल दी हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके बहुत अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि राजभाषा का प्रयोग है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते हैं, संसद के प्रक्रिया नियम है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है, दूसरी संविधान की दूसरी अनुसूची है, ठीक है। ये सब भी ऐसी चीजें, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव है, और इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इन सब में भी अगर कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो वो भी सब साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गई एक की बात। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पर, विशेष बहुमत पर चलते हैं हम लोग, ठीक। विशेष बहुमत, पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि विशेष बहुमत होता क्या है। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1 तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है। एक तो वही साधारण वाली बात है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसका 50% प्लस 1, और दूसरा ये है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत यहां पर जरूरी है। 2/3, ठीक है, 2/3 बहुमत की बात की जा रही है, और 2/3 बहुमत का सीधा अर्थ होता है 66%, साधा 66% प्लस 1, ठीक है। यहां पर सिर्फ इतना ही रखिए, 66%, ठीक है। और साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, ठीक है। ऐसे बस सिंपल सी भाषा में समझें। वैसे 2/3 कभी कभी किसी को कंफ्यूज करता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। 2/3 का मतलब है 66%, यानी कि 100 लोग हैं तो 66 लोग साथ में होने चाहिए, 66% हो गया। 2/3 बहुमत का मतलब यही हुआ, ठीक है। साधारण का मतलब हुआ 50% प्लस 1, ठीक। तो यहां पर जितने उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उसमें कम से कम 2/3 लोग, यानी कि कम से कम 66% लोग पक्ष में होने चाहिए संशोधन के, तभी वो संविधान संशोधन हो पाएगा। ये है विशेष बहुमत। ये क्या है? ये विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत शब्द का अगर कहीं भी अर्थ आए या कहीं पर ये इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप समझ जाइएगा कि 66% की बात हो रही है, और अगर साधारण बहुमत की बात कहीं पर की जाए तो आप समझ जाइएगा यहां पर 50% प्लस 1 की बात की जा रही है। यही है साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। तो यहां पर क्या है, ये जो दूसरा वाला जो संविधान संशोधन है वो विशेष बहुमत के द्वारा किया जाएगा, जहां पर 66% लोगों की सहमति अनिवार्य होती है। और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जहां पर संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे कि मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। यह ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान को जो मूल ढांचा है, और मूल ढांचा क्या है, यह सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगा कि मूल ढांचा क्या है। अगर मूल अधिकारों में कोई संशोधन किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उसको वो रद्द भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही, सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का क्या है, गार्जियन है, रक्षक है, उसकी सुरक्षा करने वाला है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेगा कि मूल ढांचा क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। राज्य के अगर नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करना हो तो कैसे होगा?
विशेष बहुमत के द्वारा ये संविधान संशोधन किया जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, इनको जो 10% का आरक्षण दिया गया था 103 में संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी कैसे दिया गया था? विशेष बहुमत के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी, यानी कि, और ये भी अब देखिए ये क्या है, ये संविधान संशोधन बाकायदा है। जो 10% आरक्षण है ये कैसा है? संविधान संशोधन है। और आपका तीसरा आ जाता है, अभी एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक ये भी हम बताएंगे लास्ट में जाकर के, कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर अनुच्छेद 368 में ही अगर संशोधन करना हो तब कैसे होगा? और अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया गया है, अभी आपको बताएंगे। बड़ा रोचक तथ्य यहां पर है, लास्ट में जाकर आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको तीसरा वाला, कि संसद का विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति। ठीक, ये क्या होता है? राज्यों की सहमति कैसे राज्य सहमति देते हैं? तो तीसरा वाला, अब देखिए पहला वाला था वो तो बड़ा आसान था, दूसरा वाला उससे थोड़ा कठिन, अभी तीसरा वाला जो है ये सबसे कठिन है, इसको करना इतना आसान नहीं है। और जो आपका जीएसटी वाला संशोधन हुआ है, जीएसटी का संशोधन, ठीक है, वो इसी के द्वारा किया गया है। कैसे? इसमें प्रक्रिया यह है कि विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। पहली बात तो यहां पर विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि 66% तो चाहिए, यानी कि हम ये केंद्र की बात कर रहे हैं, ठीक, संसद की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों सदनों की बात कर रहे हैं। यहां पर 66% तो बहुमत होना चाहिए, यानी कि विशेष बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों में। इसके बाद साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों का, यानी जितने भी राज्य हैं कम से कम आधे राज्यों का, वर्तमान में 28 राज्य हैं आपके, ठीक है, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। जब इतना हो जाएगा तब ये संविधान संशोधन हो पाएगा, तब ये लागू हो पाएगा। कैसे? देखिए कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, ठीक है, जो राष्ट्रपति का वर्तमान निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया है, अगर उसमें संशोधन करना है तो आपको इसी संविधान संशोधन के द्वारा करना पड़ेगा, यानी कि विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। साधारण जो विशेष बहुमत तो ये हो गया, लेकिन जो राज्यों का जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा, यानी कि अब समझाते हैं कैसे होगा वो। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीछे हम आपको बता चुके थे साधारण वाले बहुमत में ये बताया था कि वर्ष 2019 में एक अधिनियम के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 31 से बढ़ाकर के 34 कर दी गई, तो वो तो हो गया साधारण बहुमत। लेकिन ये संख्या के अलावा अगर कुछ और करना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो, तब तो साधारण बहुमत को बढ़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और संशोधन करने हैं तो उसके लिए आपको तीसरा वाला संशोधन लागू करना पड़ेगा। जैसे एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, आपने सुना होगा, हालांकि अब वो अस्तित्व में नहीं है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी कि कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करके एनजेएसी बना था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, ठीक है। उसके लिए इसी बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी और इसी के द्वारा वो बनाया गया था, यानी कि हाई कोर्ट यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था। तो सुप्रीम कोर्ट की यानी कि मेंबर्स, उसके सदस्य, जज बढ़ाने घटाने के अलावा अगर कुछ और करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? तीसरा वाला संविधान संशोधन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, आपको पता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है। तो बंटवारा वो कैसे होगा? अगर बंटवारा तो वर्तमान में है, अगर उस बंटवारे में कुछ परिवर्तन करना है, केंद्र की कुछ शक्तियां राज्यों को देनी है या राज्यों की शक्तियां कुछ केंद्र को देनी है, तो उसके लिए भी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा सातवीं अनुसूची में क्या है? ये इसमें जो है 3 सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इसमें भी शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है।
यानी कि कौन सी शक्ति राज्य के अधिकार में आएगी, कौन सी शक्ति जो है वो आएगी आपकी केंद्र के, ठीक है, और किस पर दोनों का अधिकार होगा। तो 7वीं अनुसूची में भी अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है, यानी कि विषय यहां से उठा के वहां पर विषय डालने हैं, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा। और किसके द्वारा? तीसरा वाला होगा, बेसिस प्लस वो वाला होगा आपका अनुच्छेद 368। अगर अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान संशोधन ही है, अगर उसी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन करना है, तो वो भी कैसे होगा? तीसरे वाले यानी कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों आधे से कम से कम आधे राज्यों में अनुसमर्थन हो, तब जाकर के होगा इसमें भी। और इसमें किया गया है, अभी आपको बताते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन हुआ है, और वो 24वां संविधान संशोधन क्या था अभी आपको जस्ट बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। और जीएसटी, जो जीएसटी में संविधान, जीएसटी इतना लेट क्यों हुआ? जीएसटी इतना लेट क्यों हुआ? क्योंकि और 101वां इसका संविधान संशोधन है क्योंकि राज्य सहमति ही नहीं दे रहे थे। भाई राज्य सहमति ही नहीं दे रहे थे। अब राज्य सहमति कैसे देते हैं ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए राज्य सहमति कैसे देते हैं। राज्य पहले सहमति देते हैं, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर इस चीज को समझिएगा, ये यहां पर लिखा है कि विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो कोई जो है संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, संविधान संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। और इसको लाने के लिए या इसको जो है प्रस्ताव लाने के लिए या पूरा स्थापित करने के लिए इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब मान लो लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पारित हो गया विशेष बहुमत से, राज्यसभा में लाया गया, राज्यसभा में पारित हो गया, यानी कि ये संसद से पारित हो गया। और कैसे हो गया? 2/3, यानी कि 2/3 बहुमत से भी दोनों सदनों में पारित हो गया, तो विशेष बहुमत तो हो गया। यहां तक तो बात बन गई। अब बात आई प्लस साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों का समर्थन। अब यही जो संविधान संशोधन है, पूरी प्रक्रिया, इसकी जो बुकलेट है, जो भी इसकी फाइल होगी, ये सारे राज्यों में भेज दी जाएगी, ठीक है। यानी कि ये कोई फाइल है, ठीक है, और ये सारे राज्यों में भेज दी गई। मान लो सपोज अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, ठीक है, ये 28 राज्यों में भेज दी गई, ठीक। अब क्या करेंगे? राज्य के पास जाएगा, राज्य सारे पढ़ेंगे कि अच्छा इस प्रकार का संशोधन हो रहा है, जीएसटी जो है इस प्रकार से बनाई जा रही है। तो इसमें कुछ राज्य सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। क्या होगा? कुछ राज्य कहेंगे नहीं जीएसटी बेकार है, कुछ कहेंगे नहीं चलो जीएसटी अच्छी है, ठीक है। बेसिकली ऐसा भी होता है जो जहां पर जैसे जो केंद्र में सरकार होती है और जहां पर राज्यों में भी उसी दल की सरकार है, तो वहां पर से अक्सर अनुसमर्थन मिल जाता है। लेकिन जहां पर राज्यों में विपक्ष की सरकार होती है, तो वहां पर दिक्कत होती है। वो कहते हैं हम क्यों दें, हम क्यों तुम्हारा समर्थन करें, तुमने जो बनाया होगा अपने हिसाब से बनाया, हमसे पूछ के बनाया नहीं है, हम क्यों समर्थन दें। तो बड़ा मतलब जो है तकरार होती है, ठीक। तो सारे राज्यों के पास गया ये इस तरह, ठीक है। अब सब अपना बैठ के अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। अब मान लो इसमें क्या हुआ कि सपोज 28 राज्य थे, ठीक है। 28 राज्य कितने हैं? 28 राज्य थे, 28 राज्यों के पास गया, ठीक। तो महीने 2 महीने सबके पास बना रहा, 4 महीने बना रहा। मान लो जो है कुछ दिन बाद 10 राज्यों ने अपनी सहमति केंद्र को भेज दी, ठीक। अब यहां पर कम से कम 14 राज्यों को भेजनी है, ध्यान रहे। जब तक 14 राज्यों की सहमति, यानी कि है ना कम से कम आधे राज्य, यानी कि 28 राज्य है तो कम से कम 14 राज्य सहमति दे दें, इसके बाद ही केंद्र सरकार यानी कि संसद उस पर अगला प्रोसीजर कर पाएगी, यानी कि फिर वो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद वो संशोधन बन जाएगा, ठीक। मान लो सपोज जो 3 महीने बाद 10 राज्यों की सहमति आ गई, ठीक है। फिर कुछ राज्य अध्ययन करते रहे, सहमति बनी नहीं जैसे हुए, पता चला कि जो है कुछ दिन 2 महीने बाद 3 राज्यों ने अपनी और सहमति भेज दी। अब कितने हो गए? 13 राज्य हो गए, यानी कि अब तक जो है 5 महीने बीत गए और 13 राज्यों ने अपनी सहमति भेजी। अब एक राज्य, केंद्र सरकार सोच रही है कि एक राज्य की सहमति और आ जाए तो अब इसको जो आगे बढ़ा दें। क्या हुआ कि चलो 1 महीने बाद 2 महीने बाद एक राज्य ने या मान लो 2 राज्यों ने अपनी सहमति और भेज दी, ठीक है। तो 13 थे, अब 14 या 15 राज्य हो गए, ठीक।
तो अब ये जो है आधे से आधे राज्य हो गए, ठीक है। 14 की आवश्यकता थी, मान लो यहाँ ने 2 राज्यों ने और भेज दी, तो 15 हो गए, टोटल 15 हो गए, यानी कि अब तो आधे से ज्यादा हो गए। तो ये जाके क्या होगा, अपनी सहमति जैसे ही केंद्र में भेजेंगे तो उस पर अगला प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अब जब ये यहां पर गया था तो ये भी तो अपने जो है, जो इनकी जिस राज्य में विधानसभा है तो अपने विधानसभा में पेश करेंगे। जहां पर 2 सदन है, जहां परिषद है, तो वहां पर विधानसभा परिषद दोनों में पेश करेंगे। लेकिन लेकिन जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में आया, ठीक है, तो यहां पर विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा, तो यहां पर भी तो सहमति जरूरी है। तो यहां कैसे पास होगा, यहां होगा साधारण बहुमत से, ध्यान रहे। बस यही समझाने वाली बात थी कि साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों के, यानी कि यहां पर तो विशेष बहुमत हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां जो संसद की बात कर रहे हैं वहां पर लोकसभा में, राज्यों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वहां पर तो विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन जो आधे आधे राज्य जो अपना अनुसमर्थन देंगे, तो उन राज्यों की जो विधानमंडल है, जो राज्यों की विधानसभा है, वहां पर जब वोटिंग होगी तो वहां पर साधारण बहुमत ही चाहिए, वहां पर विशेष बहुमत नहीं चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर आया बिल, ये जो बिल आया, ठीक है, यानी कि विधेयक आया, जीएसटी विधेयक आया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में पेश करेगी। और उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर आधे से अधिक, यानी कि 50% प्लस 1 विधायक अगर उसके समर्थन में मत दे देते हैं कि हाँ जीएसटी अच्छा है, तो क्या हुआ, यूपी से पास हो गया। ऐसे एमपी में जाएगा, राजस्थान में जाएगा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर राज्यों में जाएगा। वहां की सरकारें अपने विधानसभा में पेश करेंगी और साधारण बहुमत से उनको वहां पर पास कराना है, और साधारण बहुमत से पास करा करके अपनी सहमति केंद्र सरकार को या संसद को भेज देनी है। इतना काम उसको करना है। तभी लिखा हुआ है साधारण बहुमत से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है। तो ये 15 पहुंच गया। अब जो है केंद्र एकदम का वाह बहुत बढ़िया, आ गई सहमति। बस वो अपना प्रोसीजर आगे बढ़ा करके, लोकसभा राज्यसभा से पहले पास हो चुका था, सीधे भेज देगा राष्ट्रपति पास की, लाओ साहब दस्तखत करिए। अब देखिए, अब राष्ट्रपति की पावर देखिए, वो क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको हम बता चुके हैं कि संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, ठीक है। विधेयक को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और संयुक्त बैठक का कोई योगदान नहीं है कि मान लो विधानसभा, सॉरी, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, ठीक है, और राज्यसभा में नहीं हो पा रहा, तो उसकी संयुक्त बैठक बुला लो, कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना जरूरी है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अब 24वां संशोधन जो है वो आपको और बता दें, ठीक है। देखिए, ये देखिए, समझिए, ये यहां तक है। अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन करना हो तो कैसे होगा। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसमें संविधान संशोधन किया गया सबसे पहले। अब क्यों किया गया ये समझ लीजिए। इसलिए किया गया कि 1971 से पहले यह जरूरी नहीं था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति दे ही, वो जरूरी नहीं है। वो संविधान संशोधन को रोक सकता है और वापस भी कर सकता है। ये 1971 से पहले ये राष्ट्रपति को अधिकार था, अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो या तो रिजेक्ट कर सकता था या फिर पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता था। जरूरी नहीं था कि राष्ट्रपति, भले ही वो चाहे आपका तीसरा वाला विशेष बहुमत राज्यों का, आधे राज्यों का समर्थन हो, उस पर भी राष्ट्रपति चाहे तो उसको डिनाई कर सकता था, रोक सकता था, कहता था जाइए पुनर्विचार करके फिर से लाइए। लेकिन जब कुछ ऐसे मामले फंसे तो 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इसमें संशोधन कर दिया गया कि अब ये जो है इस पर राष्ट्रपति महोदय को सहमति देना अनिवार्य है। ये देखिए क्या है 24वां संविधान संशोधन, इसने राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य बना दिया। किसने?
24वें संविधान संशोधन 1971 में, और यही अनुच्छेद 368 में संशोधन है। यानी कि अनुच्छेद 368 1971 से पहले यह कहता था, क्या कहता था, कि राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो ठीक है, ना दे दे तो ठीक है, ये तो वापस कर देंगे। लेकिन अब अनुच्छेद 368 यह कहने लगा है कि अब राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देना अनिवार्य ही है, रोक नहीं सकते हैं। एक चीज यहां पर और बता दूं, पीछे मैं भूल गया बताना, कि जो राज्यों के पास जो भेजा जाएगा साधारण बहुमत के लिए, यानी कि जो राज्यों के पास आदेश जो आदेश राज्य समर्थन देंगे, तो उनके पास कोई समय सीमा की लिमिट नहीं है। वो राज्य अपने पास कितने भी समय तक पेंडिंग रख सकते हैं, साल, 2 साल, 4 साल बाद सहमति दे सकते हैं। कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि उतने दिन में आपको अपना जवाब देना ही है, चाहे आप हाँ में दें चाहे ना में दें, ये जरूरी नहीं है। वहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये राज्यों को क्या है, स्वायत्तता प्रदान है, यानी कि स्वतंत्रता उसको, ठीक है। मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई। यानी कि इसी 24वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया कि मूल अधिकारों में भी संविधान संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन उसकी भी जो है संसद की कितनी शक्ति है, कहां तक आप संशोधन कर सकते हो, इसकी भी पुष्टि कर दी गई है। और पुष्टि यह कर दी गई है कि जो भी आप मूल अधिकारों में संशोधन करेंगे, वो ऐसा कोई ना हो कि वो संविधान की आत्मा को छेड़छाड़ करता हो, तो संविधान का मूल ढांचा है उसमें कोई छेड़छाड़ करता हो। इस प्रकार का कोई भी संविधान संशोधन मूल अधिकारों में नहीं होना चाहिए। तो यही है, चूंकि 24वां संविधान संशोधन, फिर बाद में 42वें के द्वारा भी कुछ प्रावधान किए गए, ठीक है, लेकिन 24वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रपति की शक्ति को छीन लिया गया, वापस ले लिया गया। पहले मतलब वो थोड़ा सा 3-5 कर भी सकते थे, अब तो कुछ नहीं। मतलब अगर गया, चाहे वो साधारण बहुमत के द्वारा हो, चाहे वो विशेष बहुमत के द्वारा हो, चाहे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन से हो, ठीक है, कुछ भी अगर गया संविधान संशोधन, तो वो उस पर राष्ट्रपति को 100% अपनी सहमति देनी ही है। सहमति देनी ही है, मतलब हाँ में देनी है, मना नहीं करना है। पहले मना कर सकते थे, वापस कर सकते, अब क्या करना, अब हाँ ही करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक। तो यही था आपका 24वां संविधान संशोधन, ठीक है, और थी आपकी पूरी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से उसको समझा होगा, एंजॉय किया होगा, एक बढ़िया सी आपको जानकारी मिली होगी, ठीक है। और मैंने जो बीच में क्वेश्चन पूछे थे उनका जरा आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही से जवाब देते हैं, ठीक है। अब इसके अगले वीडियो होंगे जिसमें हम बहुत जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, जो आपको आगामी परीक्षाओं में रखे हुए मिलेंगे। मैं 100% कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे संशोधन आपको पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आपको रखे मिलेंगे, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर आपको हम इससे संबंधित और भी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी नए संविधान संशोधन हुए हैं 99 के बाद, यानी कि 99 संशोधन के बाद, ठीक है, वो 105 ऐसा जो भी हुए हैं, वो सारे आपको एक साथ एक वीडियो में उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।